इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम ओरिएंटेड भी बहुत काम का, क्योंकि एक तो ये नया लेटेस्ट है, ठीक है, और दूसरा बात ये आपके मतलब कंपनी एक्ट 2013 में लेटेस्ट है, पहली बात। तो दूसरा बात ये आज की डेट में बहुत हॉट ट्रेडिंग टॉपिक है। 1% कंपनी मतलब क्या हुआ सर? अब तक हम लोग पढ़े प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो 2 मेंबर चाहिए, पब्लिक लिमिटेड हो तो 7 चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारा बिजनेस ऐसा था, गवर्नमेंट चाहता था कि सोल प्रोप्राइटर लोग बिजनेस नहीं करे ज्यादा। छोटा बिजनेस पे गवर्नमेंट को ट्रैक और कंट्रोल रखने में दिक्कत होती है। तो अगर वो लोग सोल प्रोप्राइटर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग को प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस करने में गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहता है, ठीक। मतलब सर 1% कंपनी पब्लिक लिमिटेड नहीं हो सकता, प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है। लेकिन वो लोग बोला इतना कंप्लायंस हम लोग नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट बोला कोई नहीं, तुम्हारे लिए कंप्लायंस इजी कर देते हैं। तो एक सिंगल आदमी ये कंपनी ओपन कर सकता है। पहला बात तो ये इजी किया। तो सबसे पहला बात क्या बोला? ओनली 1% एज ए मेंबर। इसको किस कैटेगरी में रखा? प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में। The 1% company feature that proposed first time, फर्स्ट टाइम कब आया? कंपनी एक्ट 2013 में। ओनली 1% अपॉइंटेड एज इट्स मेंबर। ओपीसी में भी रजिस्टर्ड, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड नहीं हो सकता ओपीसी। तब तक 3 मेन काम का बात क्या पड़े कि सर पहला बात ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा होता है, दूसरा बात ये 1 का मेंबर सिंगल मेंबर होता है, और तीसरा काम का बात ये अनलिमिटेड कंपनी नहीं हो सकता, ये लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन। अब आपको एक लीगल नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1% कंपनी है, एक आदमी है, वो कभी भी मर गया तो या कुछ भी उसको हो गया तो उसका कौन बिजनेस संभालेगा बाद में? तो उसके मेमोरेंडम में ये बताना पड़ेगा कि उसका वो एक नॉमिनी कौन होगा। अगर सब्सक्राइबर का यानी मेन मेंबर का डेथ हो जाता है या वो इनकैपेबल हो जाता है, तो फिर कौन आदमी उसका नॉमिनी बनेगा ये बताना पड़ेगा। अब बात आता है एक जो नॉमिनी बनेगा वो एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकते हैं, और एक मेंबर एक ही ओपीसी ओपन कर सकता है। ये ऐसा एक कंडीशन है जिसको समझना जरूरी है। हम क्या बोला? एक आदमी एक ही ओपीसी खोल सकता है, मतलब नीरज जैन 2 ओपीसी नहीं खोल सकता, 2 1% कंपनी नहीं ओपन कर सकता, ठीक बात। और एक ही कंपनी में वो नॉमिनी हो सकते हैं, और एट अ टाइम वो नॉमिनी और 1% ओपीसी दोनों नहीं हो सकता, सॉरी दोनों हो सकता है, सॉरी वो ओपीसी और मेंबर दोनों हो सकते हैं। मतलब उसका खुद का एक ओपीसी खोला हुआ है और वो एक और दूसरी कंपनी में नॉमिनी नहीं है, ये चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, ठीक बात। जी सर। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मान लो एक आदमी है, वो एक कंपनी में मेंबर है, मतलब उसका खुद का ओपीसी है, और एक कंपनी में वो नॉमिनी भी है। सर ये लीगली अलाउड? बिल्कुल लीगली अलाउड, अभी भी हम लोग बात की, ये लीगली अलाउड है। लेकिन अब मानो वो जिस कंपनी में नॉमिनी है उस कंपनी का तो कोई मेंबर होगा ना, जी सर। वो मेंबर का डेथ होगी। अब ये नॉमिनी उस कंपनी का क्या बन जाएगा? मेंबर। जी। अब ये 2 कंपनी में मेंबर बन जाए, एक तरीके से खुद का कंपनी और वो नया वाला कंपनी। जी। तो यहाँ क्या होगा? बोलो, ट्राई करो। क्या आप अभी ऊपर एक रूल बोले हो सर? एक्सेप्शन हो सकता है? नहीं, कोई एक्सेप्शन या कोई एग्जम्पशन नहीं है, आपको एक कंपनी का मेंबरशिप छोड़ना पड़ेगा। तो यही बात आपको यहाँ पे मेन हमको समझाना था। मतलब दूसरा वाला कंपनी बंद भी हो सकता है ना? मतलब हाँ, वो कोई और को नॉमिनी अपॉइंट करके छोड़ जिसमें उसको नॉमिनी बना था। हाँ, वो जिस कंपनी में मेंबर है खुद वाला कंपनी में कोई आपने नॉमिनी को मेंबरशिप दे दे और खुद उस कंपनी का बन जाए, वो चलेगा।
ठीक है। ठीक है। यहाँ पे एक बात बोला था, टाइटल ऑफ द शेयर्स ऑफ 1% कंपनी वेस्टेड इन 1 मेंबर, के ऊपर ज्ञान दे दिया था, इसमें कुछ करने को नहीं है। हाँ, वही सारा डिविडेंड लेगा, उसी को सारा राइट्स एंड लायबिलिटीज होगा फिर, ठीक है। जी सर। हाँ, वन ओपीसी को क्या क्या चीज का रिलैक्सेशन है। सर आप बोले थे ना कि ओपीसी बहुत दिन प्राइवेट लिमिटेड इसलिए नहीं खोलना चाहता क्योंकि बहुत रूल रेगुलेशन है। तो सर कुछ तो ऐसा होगा जो लोग प्राइवेट लिमिटेड नहीं खोल के ओपीसी खोलने को तैयार हो जाए, गवर्नमेंट कुछ तो फायदा देगा। हाँ, पहला फायदा आपको ये दिया, आपको कैश फ्लो नहीं बनाने का दरकार, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है, एक तो पीएल और बैलेंस शीट, पीएल एंड बैलेंस शीट बनता है, ट्रेडिंग नहीं बनता बेटा कंपनी में, इनकम स्टेटमेंट बनता है, उसी के अंदर ट्रेडिंग पीएल आ जाता है, उसी को पीएल या इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट, इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रिपोर्ट जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट हो जाता है, उसी में जाता है, ठीक है। इसके अलावा कैश फ्लो जाता है, नोट्स टू अकाउंट जाता है। सर यहाँ पे ये सब जाएगा, सिर्फ कैश फ्लो नहीं बनाने का मेरे को, ठीक है। एनुअल रिटर्न जो होता है ना कंपनी का, इससे एनुअल रिटर्न होता क्या, ये बहुत काम का वर्ड है जो आगे भी कई बार आएगा। देखो, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, ठीक है, लेकिन एनुअल रिटर्न क्या होता है, कंपनी के स्ट्रक्चर में भी तो बहुत सारा चेंजेस आ सकता है ड्यूरिंग द ईयर। हम नॉमिनी को बदला, कंपनी का मेमोरेंडम में चेंजेस किया, आर्टिकल में चेंजेस किया, कंपनी के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस, जैसे मान लो अगर नॉर्मल प्राइवेट कंपनी ओपीसी नहीं है तो मेरे यहाँ पे 7, मान लो मेरे यहाँ नॉर्मल पब्लिक लिमिटेड है तो मेरे यहाँ मिनिमम 7 मैक्सिमम 2 अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। लेट्स से मेरा स्टार्टिंग सब्सक्राइबर 50 है, अब उन 50 में 3 हटा और नया 3 ऐड हुआ है, कोई नया 2 ऐड हुआ है, या कोई ऐड नहीं हुआ सिर्फ हटा, या 50 से और नए ऐड हुए, तो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है ना कंपनी का। मैनेजमेंट में चेंज हुआ, हम डायरेक्टर को बदला इस साल, हम ऑडिटर को बदला, तो कंपनी का मैनेजमेंट में स्ट्रक्चर में चेंज है, उसका भी आप आरओसी को एक डिटेल सबमिट करना पड़ता है, दैट इज नोन एज एनुअल रिटर्न, ठीक है। इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, हाँ, तो ओपीसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब वही इंसान होगा, एकदम वही डायरेक्टर होगा, वही मेंबर होगा, ठीक बात बोली आप, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला, एनुअल रिटर्न जो है वो कौन साइन करेगा, देखो नॉर्मल कंपनी में एक डायरेक्टर एक सीएस को साइन करना पड़ता है, बट यहाँ पे सीएस को कंपल्सरी नहीं किया, तो 2 रिलैक्सेशन क्या दिया, पहला रिलैक्सेशन दिया कि आपको कैश फ्लो नहीं बनाना, दूसरा रिलैक्सेशन दिया आपको सीएस का साइन नहीं चाहिए एनुअल रिटर्न पे। आपको एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने का जरूरी नहीं है, अकेला ही तो मेंबर है, क्या एजीएम बुलाएंगे, ठीक है। जी सर। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है उसका जो नोटिस वोटिस का जो रूल है वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। आपको मिनट्स बुक मेंटेन करना है, आप बस मिनट्स बुक में चीजों को लिख लो, बाकी सब कुछ चलेगा, मतलब आपको जो भी डिसीजन पास कियो वो खाली मिनट्स बुक में लिख लो, उसके लिए अलग से मीटिंग बुलाना, नोटिस देने का कोई जरूरत नहीं है। आपको 6 मंथ के अंदर जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके 6 मंथ के अंदर आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा देना है, तो आपका हर बार बैलेंस शीट पीएल जाएगा और उसी के पास वो एंड ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, 6 मंथ क्या हुआ, 30 सितंबर, ठीक है। हाँ, आप नॉमिनी को कभी भी चेंज कर सकते हैं नोटिस देके, तो आपको अगर नॉमिनी बदलना है तो आप नॉमिनी इजीली चेंज कर पाओ। अब आता है सर ये जो ओपीसी खोलेंगे उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहला बात तो एक नेचुरल पर्सन होना पड़ेगा, मतलब एक कंपनी ओपीसी नहीं खोल सकती,
एक जीता जाता चलता फिरता इंसान होना चाहिए, और वो भी इंडियन सिटीजन। ठीक। जी सर। इसके अलावा रेसिडेंट भी, मतलब इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट। जी तो सर। जीता जागता इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट होगा वही ओपीसी खोल पाएगा। हम पहले बोल रहे थे नॉमिनी सिर्फ एक कंपनी में नॉमिनी बन सकता है। हाँ सर। अच्छा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे साबित होगा? जो टैक्स में पढ़े थे, 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। सर नॉमिनी को भी ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करना है? बिल्कुल, नॉमिनी भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो नॉमिनी और मेंबर दोनों के लिए ये क्राइटेरिया है। ठीक है। द फॉलोइंग आर द कंडीशन इन फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। ये वापस में सब उल्टा सीधा ज्ञान दिया, कुछ नहीं। पहला भाई बोला नो नेचुरल पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। जब के ऊपर बात कर ही चुके थे, एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बोल सकता। ठीक है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, फिर से वही ज्ञान दिया। हाँ, ये काम का बात है। नो माइनर शेल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी। नॉमिनी या मेंबर जो भी बनेगा माइनर नहीं होना चाहिए। अब आता है सबसे काम का बात, ये पॉइंट नंबर 4 और 5 बहुत काम का बात है, इसको स्टार लगा रहे हैं। सर एक ओपीसी वाला लोग क्या क्या बिजनेस नहीं कर सकते? सर हम स्टील बेच सकते हैं, हम रबड़ बेच सकते हैं, प्लास्टिक बेच सकते हैं, बिल्कुल। तो सर आप क्या बिजनेस नहीं कर सकते? आप सेक्शन 8 कंपनी वाला काम नहीं कर सकते। सेक्शन 8 क्या था? चैरिटेबल ट्रस्ट वाला, एनजीओ वाला काम। अब वो काम नहीं कर सकते। और आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। एनबीएफसी होता है ना, जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा काम करता है, जी सर। जैसे मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड लोन, हाँ। अब ये वो स्मॉल सेविंग बैंक चल रहा है, नाम भूल गया उसका, उज्जवल स्मॉल सेविंग बैंक, ये सब काम आप नहीं कर। एनबीएफसी का काम नहीं कर सकते, सेक्शन 8 कंपनी का काम नहीं कर सकते। ठीक है। एक बार आप ओपीसी खोले तो 2 साल तक आप चाहकर भी उसको अदर कोई फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक बात? जी सर। हाँ, लेकिन एक बात है सर, ओपीसी के लिए कोई टर्नओवर या अमाउंट का भी लिमिट है क्या? बिल्कुल है। जो स्मॉल कंपनी के लिमिट था ना, टर्नओवर पेड अप कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़, सेम कंडीशन ओपीसी के लिए भी कि अगर तुमको ओपीसी रहना है तो तुम्हारा 50 लाख के नीचे पेड अप कैपिटल होना चाहिए और 2 करोड़ से कम का टर्नओवर होना चाहिए। ठीक बात? जी सर। और अगर सर ये लिमिट टूटा तो तुमको तुरंत ओपीसी से नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब तुरंत तुमको नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड के सारा तो वापस बोलो। सर यहाँ पे है ना 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही वो चेंज कर सकते। नहीं, ये वाला अगर पॉइंट पे आप अटके तो आपको पहले भी कन्वर्ट कर देगा गवर्नमेंट डायरेक्ट। आप यहाँ पे क्या बात बोल रहे, देखो नो कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलेंटरली, अपने इच्छा से तुम 2 साल पहले कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन कंपलसरी में तो जाना ही पड़ेगा। अब तुम्हारा मान लो टर्नओवर 50 लाख पार कर गया, टर्नओवर 2 करोड़ पार कर गया, या पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है ना बेटा, तुमको तो करना ही पड़ेगा रूल फॉलो। हाँ सर। कि तुम अब ओपीसी नहीं रह सकते, तो तब ये 2 साल का कंडीशन एलिजिबल एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज तुम खुद की इच्छा से ओपीसी से प्राइवेट लिमिटेड जाना चाहते हो, 2 साल तक नहीं जा सकते। ठीक है? ठीक है सर। और ये वाला अमाउंट लिमिट भी ओपीसी के लिए, ये तो अपने बोली थी। सर ओपीसी बनने का क्या फायदा है? सबसे पहला बात तो ये एक रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट है। अब एक आदमी भी एक बिजनेस चालू कर पा रहा है, कंपनी जैसा बिजनेस, तो ये बहुत काम का बात है, क्योंकि कंपनी बनने पे आपको बैंक लोन इजी मिलता है, क्रेडिट इजी मिलता है, मार्केट में आपका एक्सेस बढ़ जाता है, आपका लायबिलिटी लिमिटेड हो जाता है, और आपको कंपनीज को एक लीगल प्रोटेक्शन भी है गवर्नमेंट की तरफ से, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। तो कंपनी का सारा अच्छा फीचर आपको मिल गया। ठीक है ना? अब आपको 2 मेंबर्स होने का वेट नहीं करना, आप अकेला खोलना चाहते हो अकेले खोल सकते हैं बिजनेस। तो गवर्नमेंट चाहता है कि जो छोटे छोटे बिजनेस है ना, जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, पॉटरी बिजनेस,
वो लोग भी अगर चाहे तो ऐसा बिजनेस तो खुद को कन्वर्ट करें। जो आर्टिस्ट का काम करते हैं ये सब, उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल गया खुद को एक कंपनी फॉर्मेट में खोलने को। और आपको कम कंप्लायंस भी बोल रहा है गवर्नमेंट, तो आपके ऊपर पेपर वर्क का भी प्रेशर नहीं है। तो ये सब आपको ओपीसी होने का एडवांटेज है। नॉमिनी वाला टॉपिक में मोटा मोटी सब बातें जो अपने ऊपर पड़े वही है कि मेमोरेंडम में आपको बताना पड़ेगा कि आपका ओपीसी कौन है, आपका नॉमिनी कौन है। सॉरी, मेमोरेंडम में एक नॉमिनी क्लॉज होगा, ठीक है। उसके लिए फॉर्म है INC 32, वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। जो आदमी आपका नॉमिनी बन रहा है उसका INC 3 में आपको पहले कंसेंट लेना पड़ेगा कि वो आपका नॉमिनी बनने को तैयार है। और वो नॉमिनी का क्या काम होगा, जब वो मेन मेंबर इनकैपेबल हो जाए या उसका डेथ हो जाए तो वो मेंबर बन जाएगा। ठीक बात है जी सर। तो ये अपने ऊपर भी पढ़े थे, सबको सेम बात है। एक्स्ट्रा बात क्या पढ़े सर, एक INC 32 और एक INC 3। तो आपको INC 32 बनना पड़ेगा और नॉमिनी का नाम बताना पड़ेगा आरओसी को, और INC 3 फाइल करना पड़ेगा कि वो नॉमिनी आपके यहाँ बनने के लिए कंसेंट दिया। द अदर पर्सन में विड्रॉ इज कंसेंट बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग। हाँ, अब ये आता है सर नॉमिनी खुद छोड़ना चाहता है, वो छोड़ सकता है क्या कि वो नॉमिनी नहीं रहना चाहता इस कंपनी का? बिल्कुल छोड़ सकता है सर, उसको एक नोटिस देना पड़ेगा और वो नॉमिनी का पोस्ट छोड़ सकता है। उसको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, मतलब 15 डेज का टाइम देगा वो नया नॉमिनी अपॉइंट करने का। मतलब हम आज रिजाइन करना चाहते हैं नॉमिनी की पोस्ट से, हम आज रेजिग्नेशन लेटर दिया तो मेरे को 15 दिन के बाद की डेट से ही हमको छोड़ने का परमिशन मिलेगा। ये 15 दिन उस कंपनी को मिलेगा नया नॉमिनी अपॉइंट करने का। अगर उसको नहीं मिला नॉमिनी कोई फर्दर तो फिर वो जा सकता है, कंपनी का प्रॉब्लम है, कंपनी समझे क्या करना है उसको आप और कितना दिन लटका के रखोगे। और इस बात का इन्फॉर्मेशन आरओसी को INC 3 में ही दोगे। तो कंसेंट हाँ का भी और ना का भी दोनों ही INC 30 में, ठीक है। जिस दिन वो नोटिस देगा उसके 30 डेज के अंदर कंपनी भी आरओसी को खबर कर देगा INC 3 में। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर ओपीसी को नॉमिनी मिला नहीं उसके बाद तो वो ओपीसी रह पाएगा कि मतलब ओपीसी तो रहेगा ही, ओपीसी तो रहेगा ही नॉमिनी के बिना। हाँ, नॉमिनी के बिना नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा फाइन पेनल्टी के साथ बाद में, ठीक है। कंसेंट आरओसी को नोटिस ऑफ सच विड्रॉल ऑफ कंसेंट एंड द इंडिविजुअल। हाँ, INC फॉर्म में फिर कंपनी इसका आरओसी को खबर करेगा जी हम उसको हटा के नया नॉमिनी अपॉइंट करें, फीस के साथ जमा दीजिए। ये वाला फॉर्म काम कर दिए, फॉर्म INC 3 और INC 32 ही काम करती है, ठीक है। हाँ, अब आता है सर वो अगर छोड़ के जा रहा है तो 15 दिन का नोटिस देके जाएगा, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हो तो आप मेंबर हो, आप उसको हटाना चाहते हो, नोटिस देना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, आप एनी टाइम उसको निकाल सकते, ठीक है। ये बात आप आरओसी को INC 3 में बताओगे जो ऊपर था, मतलब जब जब कंपनी किसी को हटाएगा INC 3 फाइल करेगा, ठीक। जी सर। इसके अलावा यहाँ पे काम का बात, ये तो आपने पहले पढ़े थे कि अगर वो शेयर होल्डर का डेथ, मेंबर का डेथ हो गया तो नॉमिनी बिकम्स मेंबर। ये तो अपने इसमें गुजरा। हाँ, ये और तुरंत नया मेंबर अपॉइंट करना पड़ेगा ना, क्या वो नॉमिनी मेंबर बन गया उसको नॉमिनी। हाँ, तो 15 डेज के अंदर वो नया नॉमिनी अपॉइंट कर देगा। और यहाँ पे कुछ काम का बात है। हाँ, अब आता है अगर सर हम लोग ये रूल्स में कोई मिस्टेक किए तो फाइन पेनल्टी है सर, बिल्कुल। आपको कितना 5,000 रुपये तक का फाइन लगेगा, और अगर ये डिले एक्सटेंडेड हो जाए तो बताने में और देरी करते हो, आप बोले ना अपॉइंट करने में बताने में देरी हुआ तो 500 रुपये एवरी डे करके फाइन बढ़ता है जाएगा। ये वाला पार्ट पढ़ने का दरकार नहीं है इसमें कुछ। एक्चुअली मैं ये पार्ट क्या बता रहा सुन लो, याद करने का जरूरत नहीं है। क्या क्या रूल है जो ओपीसी पे अप्लाइड नहीं है। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल अ मीटिंग,
कोर्ट को ओपीसी का मीटिंग बुलाने का कोई पावर नहीं है। अरे सर, कोर्ट तब मीटिंग बुलाता है जब शेयर होल्डर लोग कोर्ट को कंप्लेन करे, ट्राइब्यूनल को बोले कि कंपनी हमारा मीटिंग बुला के नहीं दे रहे। यहाँ तो अकेला मेंबर है, कौन जाके कंप्लेन करेगा कि हमारा मीटिंग नहीं बुला। तो ये सब रूल, जो ऐसा रूल हटाया ना बेटा, जो वैसे भी 1% पे अप्लाइड नहीं होता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने का दरकार नहीं है, मीटिंग का नोटिस देने का जरूरत नहीं है। मीटिंग के साथ कोई नोटिस के, जब नोटिस ही नहीं देना है तो नोटिस के साथ एनेक्सर क्या देगा। मीटिंग में कोरम देखने का दरकार नहीं है, मीटिंग का चेयरमैन अलग से अपॉइंट करने का दरकार नहीं है, मेंबर लोग का प्रॉक्सी अपॉइंट करने का दरकार नहीं है। अरे सर, अकेला खुद ही मेंबर है, किसका प्रॉक्सी आएगा। वोटिंग राइट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अरे सर, अकेला ही मेंबर है तो क्या वोटिंग और अकेला ही तो वोट करेगा। यहाँ पे वोट बाय शो ऑफ हैंड कंपल्सरी नहीं है। अरे सर, क्या वोटिंग बाय पोल और क्या वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, अकेले को तो डिसीजन लेना है ना। हाँ। कोई भी आदमी बाय पोल वोटिंग का डिमांड नहीं कर सकता। जब वोटिंग ही नहीं हो रहा तो बाय पोल का आएगा। और रिजोल्यूशन जो पास हुआ वो मेंबर लोग को भेजने का दरकार नहीं है। अरे किसको भेजेगा, अकेला ही तो मेंबर है। तो सर, देखा जाए तो ये सब जो आप बातें बोल रहे हो जो ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है, वो वैसे भी हो नहीं सकता सर पॉसिबल। अकेला मेंबर में ये सब नहीं होता। हाँ, एनुअल रिटर्न फाइल होगा ओपीसी का, बिल्कुल होगा। और उसको कौन साइन करेगा? अगर तुम्हारा कोई कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी है तो वो करेगा, और कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, कंपल्सरी तो है नहीं तुमको कंपल्सरी सेक्रेटरी रखना, तो फिर डायरेक्टर साइन करेगा। फिर देखो यहाँ पे फालतू ज्ञान दिया, ओपीसी को पोस्टल बैलेट से वोटिंग कराने का दरकार नहीं है। पोस्टल बैलेट क्या होता है? देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों में सारा शेयर होल्डर तो मीटिंग में पहुंच नहीं सकता। तो सर, होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों में उन लोगों को बाय पोस्ट उनके घर पे एक एनवेलप भेजा जाता है जिसमें उस मीटिंग में जो जो डिसीजन पास होना है वो सबका रिजोल्यूशन का लाइन लिखा रहता है और यस और नो का ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि तुम उसके फेवर में हो क्या अगेंस्ट। ऑनलाइन पोर्टल भी होता है, ऑनलाइन भी होता है आजकल, और पोस्टल भी होता है। तो सर, ये सब 1% कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। अकेला ही तो मेंबर रखाएगा ऑनलाइन, और क्या हो। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। तुम पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे थे, नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड। सर, ओपीसी भी एक टाइप का प्राइवेट ही होता है। हाँ ठीक है, हम नॉर्मल प्राइवेट बोला, ठीक है। अब तुम उसको क्या कन्वर्ट करना चाह रहे हो? तुमको लग रहा है नहीं, इतना कौन पेपर वर्क झमेला झेलेगा, हम इसको ओपीसी बनाना चाहते हैं। तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा? पहला बात तो, अगर तुम सेक्शन 8 कंपनी का काम कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी हो, तो तुम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पहला काम तो तुमको ये करना पड़ेगा कि तुम्हारा टर्नओवर, पेड अप कैपिटल 50 लाख के नीचे हो। अगर नहीं है तो कम करो, और टर्नओवर भी तुम्हारा 2 करोड़ नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो अगली बार पहले टर्नओवर को कम करो, ठीक है। अब एक एसआर पास करो, क्योंकि तुम क्या हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अपने शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाओ, जनरल मीटिंग, और उसमें एसआर पास करो। उनसे नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट लो, मतलब कि वो लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग तुम्हारा कंपनी छोड़ने को तैयार है, तुम अकेले चला लो। और तुमको तुम्हारे मेंबर्स के अलावा क्रेडिटर से भी नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। इनसे नो ऑब्जेक्शन। तो अब तक क्या पड़े सर? पहला बात, आपको अपना टर्नओवर और पेड अप कैपिटल कम करना पड़ेगा। नंबर 2 बात, एसआर पास करके नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा मेंबर और क्रेडिटर से। नंबर 3 बात, अब तुमको आरओसी को खबर करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ सच रिजोल्यूशन। जो एसआर पास हुआ उसके 30 डेज के अंदर किस फॉर्म में खबर करोगे? MGT 14 नाम का फॉर्म भरोगे। नंबर 4 बात, कंपनी सेल फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 6 ऑफ कन्वर्जन ऑफ OPC अलॉन्ग विद फीस। अब कन्वर्जन के लिए तुमको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा INC 6 में, फीस भी देना पड़ेगा इस बात का। उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा? सर, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सेल गिव अ डिक्लेरेशन बाय वे ऑफ एफिडेविट। मतलब एफिडेविट का मतलब क्या होता है सर? नोटरी हाउस का वो ग्रीन रंग वाला पेपर के ऊपर लिख के देना पड़ेगा कि सारा मेंबर और क्रेडिटर इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो लोग कन्वर्जन के लिए रेडी है। मतलब डायरेक्टर, देखो वो लोग का तुम कॉपी तो जमा किया ही हो, वो लोग के अप्रूवल का, डायरेक्टर भी एक रिटन डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हाँ सब कोई रेडी हो गए और कंपनी का पेड अप कैपिटल और एनुअल टर्नओवर लिमिट से नीचे है। क्योंकि कल को अगर मान लो ये इनमें से कोई बात गलत निकला कि तुम झूठा डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे,
क्रेडिटर रेडी नहीं था सारा का सारा, और तुमका एक झूठा सिग्नेचर करवा के जमा कर दिए कि सारा क्रेडिटर रेडी हो गया। एसआर पास कराए हो ना, मतलब तुम्हारा मोर देन 75% क्रेडिटर रेडी हो गया। तुम तो बोल दिए, गवर्नमेंट मान भी लिया, और बाद में मान लो कोई क्रेडिटर आ गया बोला नहीं हम तो रेडी नहीं था, मेरा तो साइन ही नहीं है यहाँ पे, तो किसका गला पकड़े? सर वो डायरेक्टर से इसीलिए डिक्लेरेशन लिया जा रहा ताकि उसी डायरेक्टर का गला पकड़ा जाए। उन डायरेक्टर्स का मतलब अकेला डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर्स। सर क्रेडिटर तुम्हारे जो भी है, जो भी तुम्हारे मेंबर है, उनका पूरा नेम लिस्ट का कॉपी जमा करना पड़ेगा। उनका खाली नेम लिस्ट नहीं, उसमें उनका फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। कंपनी का लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट पीएल जमा करना पड़ेगा, और ये जो नो ऑब्जेक्शन का जो लेटर है वो भी जमा करोगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट तुम जमा कर दो, INC 6 में एप्लीकेशन फॉर्म भर के तुम्हारा कंपनी नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड से OPC में कन्वर्ट हो जाएगा। तुमको नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन, और तुम बन जाओगे अब से OPC। ठीक है। चैप्टर 4 आता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी कैसे बनता है। सबसे पहला बात बोला कंपनी में भी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। तो कंपनी किस चीज के लिए बनना चाहिए? लॉफुल पर्पस के लिए। तो ऑब्वियस बात है सर, इलीगल काम करने के लिए कोई रजिस्टर्ड बिजनेस करके थोड़ी ना करे। फिर यहाँ पे बोला अगर तुम पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल रहे हो तो मिनिमम 7 मेंबर अरेंज करो, प्राइवेट लिमिटेड खोल रहे हो तो मिनिमम 2 मेंबर अरेंज करो। वो मेंबर का नाम कहाँ पे लिखा जाएगा? कंपनी का मेमोरेंडम में एक लास्ट पेज होता है, उसको क्या बोला जाता है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जहाँ पे जो लोग तुम्हारे कंपनी के स्टार्टिंग मेंबर बनने को तैयार हुए उनका नाम, एड्रेस, उनका सिग्नेचर और उनके साइड में विटनेस का सिग्नेचर, ये सब होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे बोला है मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी में ये सब कंपल्सन नहीं है क्योंकि वो अकेला ही है, खाली उसमें नॉमिनी का वो डिटेल भर के एक्स्ट्रा क्लॉज बन जाएगा नॉमिनी का। एक बार एक ही बात को रिपीट कर रहा है, कुछ नहीं। फिर ये बात बोला जिस पर्सन में विड्रॉ इज कंसेंट। अच्छा, जो तुम्हारे ये 7 मेंबर या 2 मेंबर बने हैं वो लोग अपना कंसेंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, प्रायर नोटिस देंगे। जब तुम ये सब डॉक्यूमेंट जमा कर दोगे तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। ठीक है। अगर तुम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही काम चालू कर दो, और अगर तुम पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो तुमको एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब तुम अगर पब्लिक लिमिटेड हो तुमको 2 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और अगर प्राइवेट लिमिटेड हो तो 1 ले लो और काम चालू कर दो। ठीक बात। तुम जब ये सब जमा दे दोगे तुमको सिन नंबर मिल जाएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा ये तुमको तुम्हारे सारे रजिस्टर्ड ऑफिस में इसको लगा के रखना है। तुम्हारा जितना भी ब्रांच या जो भी रजिस्टर्ड है सब जगह उसका एक कॉपी हमेशा लगा के रखना कि तुम्हारा ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। सर ये तो आप बहुत आसानी बोल गए कि आपको डॉक्यूमेंट जमा कर दो कंपनी रजिस्टर हो गया। सर सबसे पहले स्टेप क्या है? सबसे पहला काम क्या करना होगा? तुमको एक नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना। मेरा एक बात समझ लो, तुम एक नेम फॉर्म भरते हो, INC 1 में एक फॉर्म भरते हो जिसमें तुम अपना मिनिमम 6 नेम, 5 या 6 नाम तुमको डिसाइड करके बताना पड़ता है। अब तुम अपने सीक्वेंस सेट बताते हो कि पहला नाम हमको ये चाहिए, ये नहीं मिला तो सेकंड वाला मिल जाए तो ठीक है, सेकंड वाला भी नहीं मिला तो थर्ड वाला मिल जाए तो ठीक है। तो तुम वहाँ पे भर दो। अब ROC देखेगा तुम जो नाम मांग रहे हो वो अवेलेबल है तो वो नाम मिल जाएगा। अगर वो 6 में भी अवेलेबल नहीं है तो 5 या 6 जो भी तुम भरे या तो तुम वापस भरो, नहीं तो तुमको तुम्हारे नाम में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके तुमको MCA बताएगा कि ये नाम वाला नाम अवेलेबल है। जैसे मान लो हम खोल रहे हैं जैन ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, अब मान लो वो लोग बोल रहे हैं जैन ब्रदर्स है ऑलरेडी, तो लोग हमको बोल रहे हैं जैन ब्रदर्स की थोड़ा बहुत कुछ एडिशन डिलीशन करके कर लो, जैन ब्रदर्स एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड या नीरज जैन एंड ब्रदर्स एसोसिएट ऐसे कर लो। तो वैसे तुमको लोग सजेस्ट करेगा, तुम जो नाम बोले हो
उसमें तुमको लोग सजेशन दे। अब उसमें से तुम्हें चूज कर लो, नहीं तुमको लग रहा है उनका सजेशन सही तो अपना कोई नया नाम बना के दो, वो भी लोग चेक करेगा अवेलेबल है कि, ठीक है। तो बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी द प्रोमोटर हैज टू सेलेक्ट द नेम। While selecting the name of the company, the promoter has to comply with the provision of Rule 8, which give list of undesirable names that cannot be adopted। एक Rule 8 बोल के लिस्ट है, उसमें कुछ एक नाम वर्ड ऐसा बताया जो तुम्हारे नाम में कभी नहीं होना चाहिए। जैसे तुम अपना नाम में गवर्नमेंट वर्ड नहीं लगा सकते, एक एग्जांपल था ये। मतलब तुम अपना जो नाम रख रहे हो ना, उसमें कुछ एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो अलाउड नहीं है। तुम अपने नाम में एम्परर नहीं लगा सकते, लॉर्ड नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब ऐसा कोई नाम, कई एक नाम का वर्ड में रिस्ट्रिक्शन है, वो सब नाम तुम कभी नहीं लगा सकते। तो तुम एक सेक्शन रूल 8 में वो लिखा हुआ है, वो रूल 8 के हिसाब से छोड़ के बाकी कोई नाम तुम एप्लीकेशन में डाल सकते, ठीक है। जैसे ही तुम एप्लीकेशन फॉर्म डालोगे INC 1, तुम्हारा नाम रिजर्व कर लिया जाएगा। अगर तुमको जो नाम दिया जा रहा है वो नाम अगर अवेलेबल है तो तुम्हारा नाम रिजर्वेशन में आ जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के लिए होगा, उतना टाइम में तुम बाकी डॉक्यूमेंट जमा कर देते हो तो वो नाम तुमको मिलेगा, वरना फिर वो नाम गवर्नमेंट किसी और को भी दे सकते। When an article contain amendment, the company shall give notice to our staff for such to inform INC to inform INC and the time of engagement. In case of existing sale, एक मिनट रुको, कुछ और बोल रहा हूँ। द आर्टिकल कंटेन एंट्रेंचमेंट, द कंपनी शैल गिव नोटिस टू रजिस्टर। अच्छा समझ गया, सॉरी। तुम्हारा नाम रिजर्वेशन में चला गया ना, अब क्या होगा, ROC बाकी लोगों को भी मौका देगा ना कि कोई को अगर कंप्लेन करना है, ये नाम नहीं देना, अलाउ करवाना चाहता कोई। मान लो जैसा मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, अपना कंपनी नाम रखा है सनराइज लिमिटेड, ठीक है। ROC नाम ढूंढा, वैसा नाम कोई नहीं मिला, लेकिन एक सनशाइन लिमिटेड है, वो आके बोला नहीं 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 ये नाम नहीं दे सकते, मेरे नाम से बहुत मिलता जुलता है, मेरे बिजनेस को दिक्कत होगा, क्योंकि ये भी सर्फ बेचेगा, हम भी सर्फ बेचने का बिजनेस करें, डिटर्जेंट, तो नाम एक जैसा लगेगा ना, सनराइज सनशाइन। तो वो आके रेज कर सकता है अपना ऑब्जेक्शन। तो किसी कंपनी को अगर एंट्रेंचमेंट करना है, मतलब ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो वो INC 2 या INC 7 भरेगा और वो बोल सकता है कंपनी कि ये नाम अलाउड नहीं कर रहे। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, हाँ, मतलब वो ROC का वेबसाइट पे डाल दिया जाता है, ROC का वेबसाइट पे डाल दिया जाता है कि ये नया नाम एक दिन को दिया जा रहा है, किसी को ऑब्जेक्शन है तो बोल सकते हो। और तुमको भी बोला जाएगा तुम अपने न्यूज़पेपर और में सब जगह डालो, ठीक है। तो तुमको अगर कोई को ऑब्जेक्शन रेज करना है तो वो कर देगा। अब सर ये तो नया कंपनी के लिए था, मान लो ऑलरेडी एक कंपनी बन गया और बाद में कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो सर वो भी कर सकते हैं फीस देके, लेकिन सर कब तक, मैक्सिमम 2 इयर्स तक। 2 इयर्स तक भी अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया ना बेटा आके, तो अब भूल जाओ, अब और कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हो। ऐसे क्या जिंदगी भर के लिए, मतलब आज तुम्हारे सर पे थोड़ी तलवार लटकेगा, ठीक बात। अब आता है चैप्टर 5 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सर इसके बाद क्या होगा, जब आप नेम क्लॉज के लिए अप्लाई कर दिए, बाकी डॉक्यूमेंट में जमा दीजिए, बाकी डॉक्यूमेंट क्या होगा सर, डायरेक्टर्स का लिस्ट, इसके अलावा सर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में होगा उसका डिटेल, इसके अलावा सर आपका जो भी क्या बोलते हैं पैन नंबर वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, बहुत सारा डॉक्यूमेंट जमा देगा। मेमोरेंडम आर्टिकल, सबसे मेन भूल गए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये सब डॉक्यूमेंट आप जमा दे दोगे नेम अप्रूवल के बाद, अब आपको इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे वही सब बताया कि कंपनी को कहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उसका प्रपोज्ड रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ेगा। देखो जब तक कंपनी को अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक उसका रजिस्टर्ड ऑफिस तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हम जिसके साथ भी एग्रीमेंट करेंगे रेंट पे लेने का या खरीदने का, तो कंपनी का तब तक अप्रूवल ही नहीं आया, तो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो उसके नाम पे एग्रीमेंट कैसे साइन कर सकते हैं।
तो हमको केवल रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रपोज्ड एरिया बताना पड़ेगा। ठीक है, जब तुम्हारा कंपनी अप्रूवल हो जाएगा ना, उसके बाद तुमको 1 महीना का टाइम मिलेगा, तुम अपना नया रजिस्टर्ड ऑफिस का फाइनल एड्रेस जमा दो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तुमको केवल तुम्हारा वो रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रपोज्ड सिचुएशन बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे बनाना जा रहे हो ऑफिस। सर इसके अलावा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का कॉपी जमा होगा, मैं अभी बोला था। एक एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी का एक डिक्लेरेशन लगेगा कि कंपनी अपना फॉर्मेशन का सारा जो काम डॉक्यूमेंट हुए जमा कर रहा है ना, जो ये ऊपर में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, वो सब सही है, उसमें कोई एरर या गलती नहीं। इसके अलावा जो कंपनी के स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर बन रहे हैं और जो कंपनी का स्टार्टिंग में डायरेक्टर बन रहे हैं, उनका भी एक डिक्लेरेशन लगेगा कि वो लोग बिना किसी दबाव के बनने को रेडी है। ये भी वो लोग डिक्लेरेशन में देंगे कि वो लोग कहीं कन्विक्टेड नहीं है, कोई केस वगैरह में, कोई भी जेल जाने में, कोई गिल्टी या फ्रॉड के मामले में। क्योंकि ऐसा कोई अगर वो गिल्टी या फ्रॉड में कन्विक्टेड है, वो डायरेक्टर जो बनना चाहता है तुम्हारे यहाँ डायरेक्टर, या जो बनना चाहता है तुम्हारा स्टार्टिंग में मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर, वो 7 या 2 मेंबर, तो वो लोग नहीं बन पाएगा ना। ऑब्वियस बात है सर, गिल्टी। हाँ सर एक बात बताइए, कोई गिल्टी या फ्रॉड में फंस गया तो जिंदगी भर के लिए बैंड हो गया? नहीं, 5 साल तक के लिए। तो तुम पिछले 5 साल में कोई गिल्टी या फ्रॉड में नहीं फंसे हो, ये डिक्लेरेशन देने को। सर कोर्ट अगर उसको क्लीन चिट दे दिया तब तो अलग बात है। हम तो बोला ना गिल्टी और फ्रॉड में, फाउंड गिल्टी एंड फ्रॉड है बेटा, गिल्टी और फ्रॉड का केस नहीं बोला। ठीक है, तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस का हम बोले थे प्रपोज्ड एड्रेस कहाँ का है, वो एड्रेस बता दो एक बार। तुम्हारे यहाँ जो भी स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर बन रहे हैं ना, उनका आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब उनका आधार, पैन। जो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा उसका भी आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह, बाकी डिटेल वगैरह, और जो बाकी डायरेक्टर का भी कंसेंट, ऊपर बोल चुका, दोबारा फालतू रिपीट किया। तो ये सब डॉक्यूमेंट तुमको जमा देना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है सर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। कंपनी का मेन चार्टर होता है। चार्टर मतलब राजा का आदेश, ऑर्डर ऑफ द किंग। चार्टर वर्ड का एक्चुअल मीनिंग यही होता है। तो यहाँ पे राजा कौन है? गवर्नमेंट और कंपनी लॉ। तो मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन मतलब वो गवर्नमेंट या कंपनी लॉ तुमको जो बोल रहा है कि ये रूल तुम्हारे कंपनी में अप्लाइड, ये बातें तुमको डिक्लेयर देनी पड़ेगी और ये रूल तुमको बनाना पड़ेगा। सर क्या है, टोटल कितने क्लॉज है? सर वैसे देखा जाए तो 5 क्लॉज है मेमोरेंडम में, 5 क्लॉज है। क्या क्या क्लॉज है सर? सबसे पहले बोला नेम क्लॉज, तुम्हारा कंपनी लिमिटेड है कि प्राइवेट लिमिटेड है वो बताना। ठीक है, और अगर तुम सेक्शन 8 कंपनी हो तो तुमको नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सेकंड क्लॉज है सिचुएशन क्लॉज, तुम किस स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस होगा तुम्हारा, हेड ऑफिस तुम्हारा या मेन ऑफिस तुम्हारा किस स्टेट में होगा, स्टेट का नाम बताना है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, तुम क्या मेन बिजनेस करोगे और तुम्हारा एंसिलरी बिजनेस क्या होगा, मतलब मेन और अदर बिजनेस क्या क्या होंगे तुम्हारे। अगर तुम्हारा वो अदर बिजनेस में जो चीज नहीं लिखा हुआ है वो बिजनेस तुम कर लिए तो केस हो जाएगा। तो तुमको अगर कोई नया बिजनेस करना है तो मेमोरेंडम को चेंज करो, उसमें नया बिजनेस का नाम डालो फिर करो। ठीक है, चौथा क्लॉज होता है लायबिलिटी क्लॉज, मतलब तुम्हारा कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है, तुम्हारा कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है कि तुम्हारा कंपनी अनलिमिटेड है। 5वां क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, तुम्हारा ऑथराइज कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, वो बैलेंस शीट बनाते समय पड़ता था ना, ऑथराइज, पेड अप, सब्सक्राइब्ड, वो सब कैपिटल कितना है वो बताना पड़ेगा तुम्हारा। तुम्हारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कौन है उनका पूरा लिस्ट, स्टार्टिंग में जो लोग तुम्हारे सब्सक्राइबर बने हैं ना वो लोग कितना कितना शेयर लिए। ठीक, एक क्लॉज जो है वो सिर्फ किसमें है, ओपीसी क्लॉज से 1% कंपनी में, उसमें तुमको बताना पड़ेगा तुम्हारा नॉमिनी कौन है, तो वो नॉमिनी क्लॉज बोलते हैं, इसीलिए उसको ओपीसी क्लॉज नहीं बोल के इसको क्या पढ़ो, नॉमिनी क्लॉज।
जो खाली ओपीसी को बताना पड़ता है। तो सर नॉर्मली 5 क्लॉज सब पे है, ओपीसी पे 6 क्लॉज। ठीक सर, ये मेमोरेंडम ना कैसे बनाएंगे, इसमें तो बहुत लॉ का लैंग्वेज होगा। बिल्कुल होगा। तो या तो किसी एक्सपर्ट को हायर करो, सीए लॉयर, इन लोगों को। सर इसमें तो बहुत खर्चा है। हाँ है सर, कोई तरीका बताइए ना, अपना मेमोरेंडम खुद बना लें। तुमको लॉ का लैंग्वेज आता है क्या? सर नहीं आता। फिर भी कोई तरीका बताइए ना सर। है एक तरीका, कंपनीज एक्ट में हम बोला था ना 7 शेड्यूल्स है, तो उनमें से एक शेड्यूल ऐसा भी है, शेड्यूल 1, जहाँ पे तुमको बहुत सारे टेबल मिलेंगे। टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई, 5 टेबल है। तुम किस टाइप की कंपनी हो वो वाला टेबल तुम कॉपी कर लो, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में तुम अपना नाम, कंपनी का नाम, डायरेक्टर का नाम, वो सब भर लेना। मतलब पूरा लैंग्वेज फ्रेम करके वहां पे छाप दिए, तुम डिट्टो का डिट्टो कॉपी कर लो और वहां पे ब्लैंक स्पेस दिया, उसमें अपनी कंपनी का डिटेल भर लो। मतलब अगर तुमको लॉयर नहीं रखना, तुमको चार्टेड नहीं रखना, तुमको सीए स्टार्टिंग में नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कॉपी कर लो। सर कौन सा कंपनी है? मतलब देखो टेबल ए में बताया तो लिमिटेड बाई शेयर है, वो ये कॉपी कर ले। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है लेकिन उसका शेयर कैपिटल नहीं है, मतलब लिमिटेड बाई गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो टेबल बी कॉपी कर ले। कोई कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है हैविंग शेयर कैपिटल, तो वो टेबल सी कॉपी कर ले। कोई कंपनी अगर अनलिमिटेड कंपनी है विदाउट शेयर कैपिटल, तो वो टेबल डी कॉपी कर ले। कोई कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है विद शेयर कैपिटल, तो वो टेबल ई कॉपी कर ले। ठीक, वैसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी टेबल ई के बाद 5 टेबल रखा, FGHIJ, वहां पर भी ऐसे ही तुमको फॉर्मेट दे दिया, वहां से उसको कॉपी कर लो। मतलब सर मेमोरेंडम आर्टिकल अगर हमको नहीं आता बनाना तो मेरे को दिया हुआ वहां से कॉपी कर। ये देखो नेक्स्ट टॉपिक को, एक बार ये टॉपिक स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। हाँ सर। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? सर इंटरनल रूल बुक फॉर द मैनेजमेंट, इंटरनल रूल बुक या रूल्स फॉर मैनेजमेंट, जिसमें तुम्हारा कंपनी का इंटरप्रिटेशन, शेयर कैपिटल कितना हो सकता है, कॉल ऑन शेयर्स कैसे मंगवाओगे, अगर शेयर ट्रांसफर होगा तो किस तरीके से होगा, फॉर फीचर कैसे होगा, ऑल्ट्रेशन कैसे होगा, प्रॉफिट को कैसे कैपिटलाइज करोगे, बाईबैक ऑफ शेयर कैसे होगा, जनरल मीटिंग कैसे कॉल करोगे, जनरल मीटिंग कैसे प्रोसीड करोगे, अगर मीटिंग एडजॉर्न हुआ तो क्या करोगे, वोटिंग राइट कैसे होगा, प्रॉक्सी कैसे अपॉइंट होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे चूज होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कैसे करेगा, कंपनी का सीईओ, सीएफओ, एमडी ये सब कौन होगा, कंपनी का सील कैसा होगा, डिविडेंड कैसे बांटेगा, अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, ऑडिट कैसे होगा, कंपनी बंद कैसे होगा, ये सारे रूल लिखे होते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला ना टेबल दिया है, देखो टेबल जी से चालू, ABCDE ऊपर चला गया, टेबल जी आ गया। तो देखो वहाँ पहला बात था लिमिटेड बाई गारंटी, यहाँ पे टेबल जी क्या रखा, एक मिनट यहाँ गलती हुआ है, टेबल एफ गायब है, टेबल एफ गायब है, टेबल एफ होगा लिमिटेड बाई शेयर में। वहाँ पे पहला टेबल ए था लिमिटेड बाई शेयर, यहाँ पे भी टेबल एफ लिमिटेड बाई शेयर। ठीक है ना, ABCDE था ना, हाँ सर। तो एफ से चालू हो गई, एफ हो गया लिमिटेड बाई शेयर, टेबल जी हो गया लिमिटेड बाई गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल एच हो गया लिमिटेड बाई शेयर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। देखो यहाँ उल्टा किया है, वहां पहले था गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, बाद में था गारंटी विद शेयर कैपिटल, यहाँ उल्टा कर दिया। वहां पहले था अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल, बाद में था अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल, यहाँ पे उल्टा कर दिया। ठीक है, हाँ सर। तो ये टेबल्स बना दिए। अब ऊपर एक टॉपिक छोड़े थे सर आप, टॉपिक था अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायरस है ये, वायरस नहीं। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द लॉ या बियॉन्ड द पावर। कंपनी को पावर कौन देता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट। ठीक बात। तो ये दोनों में जो लिखा हुआ है ना, तुम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो उसको वॉइड माना जाएगा। ठीक, यही बात डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस बोला सिंपली मीन्स बियॉन्ड द पावर। कंपनी अपना लीगल पावर के बाहर नहीं जा सकती। कभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, वो सारा ये ध्यान में रखते हुए साइन करे कि कंपनीज एक्ट उसको क्या बोल रहा है और कंपनी लॉ उसको क्या बोल रहा है।
और अगर ऐसा कुछ करता है तो फिर वो होली वॉइड हो जाएगा। ठीक है। अल्ट्रा वायरस अगर कंपनी कुछ करता है तो फिर कोई बाहर वाला भी उस पर केस नहीं कर सकता, वो भी बाहर वाले पे केस नहीं कर पाएगा। क्योंकि सर बाहर वाला क्यों नहीं केस कर सकता? बेटा ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसको भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ लेना चाहिए था। कोई अगर ये बोलता है कि हमको क्या पता तुम्हारे मेमोरेंडम आर्टिकल में क्या लिखा है, तो ये बोल के बच नहीं सकता। क्यों सर? क्योंकि कंपनी एक्ट में लिखा हुआ ये बात कि तुम जिस भी कंपनी के साथ डील करो उसका मेमोरेंडम आर्टिकल पहले पढ़ लो। नहीं पढ़े तो तुम्हारा गलती है, तुम बाद में ये नहीं बोल सकते हमको क्या पता है मेमोरेंडम आर्टिकल में क्या था। अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा है कि डायरेक्टर को 50 लाख के ऊपर का लोन लेने का पावर नहीं है डायरेक्टली कंपनी के बिहाफ में, और फिर भी डायरेक्टर के साथ तुम 55 लाख के लोन का एग्रीमेंट साइन कर लिए, तुम्हारा गलती है ना। तो तुमको तो देखना चाहिए था कि कंपनी एक्ट में ये कंपनी का मेमोरेंडम में डायरेक्टर को पावर है कि नहीं। तो मेमोरेंडम आर्टिकल ठीक से पढ़ लो, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ओपन फॉर इंस्पेक्शन है। कंपनी का वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आरओसी का वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। कंपनी से तुम फिजिकली मांग के भी पढ़ सकते हो, तो तुम ये बोल के बच नहीं पाओगे। ठीक है। और इसको बाद में रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते। देखो मेमोरेंडम में अगर कुछ बियॉन्ड द मेमोरेंडम काम कर लिए तो बाद में 100% ऑफ शेयर होल्डर का परमिशन से भी उसको ठीक नहीं किया जा सकता। आर्टिकल के बियॉन्ड अगर तुम चले भी गए और बाद में शेयर होल्डर अप्रूवल देने को तैयार है तो कर सकते हो उसके अगेंस्ट जाएंगे। लेकिन मेमोरेंडम में जो बात लिखा, तुम्हारा मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज में मान लो नहीं लिखा हुआ स्टील का बिजनेस करने का, तुम कर लिए लेकिन डील, बाद में शेयर होल्डर बोल रहे हैं, सारे शेयर होल्डर बोल रहे हैं हम लोग अप्रूवल देते हैं, कर लो, नहीं हो पाएगा। पहले चीज बिल्कुल करके फिर स्टार्ट करना। हाँ, लेकिन अगर मान लो कोई आर्टिकल का ऐसा रूल है कि तुम नहीं फॉलो किए, उसके अगेंस्ट में जाके काम कर लिया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट में, तो भी वह बाद में वापस अप्रूवल शेयर होल्डर लोग कर सकते हैं, उसको रेटिफाई किया जा सकता है। ठीक है। दुआ में लिखा है अगर आर्टिकल्स का कोई अल्ट्रा वायरस हो उसको रेटिफाई किया जा सकता है, लेकिन मेमोरेंडम के नहीं किया जा सकता। ठीक है। रेटिफाई का मतलब सेम है? नहीं है, सेम ही, आप मीनिंग वाइज सेम याद कर लो लेकिन लिखना मत। है सेम, रेटिफाई का मतलब वही होता है बाद में उसको करेक्शन करना, वही तो रेक्टिफिकेशन हो गया। हाँ। लेकिन लॉ उसको रेटिफाई बोलता है। साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, कौन मेमोरेंडम आर्टिकल पर साइन करेगा? ईच सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, उनका नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन सब लिखा होगा, और एक विटनेस का भी साइन होगा। पहले ही बोले थे विटनेस का पूरा डिटेल होगा, इसमें और कुछ काम का बात नहीं है। हाँ, एक बात है, क्या जो सब्सक्राइबर है वो इलिटरेट हो सकता है? मतलब कंपनी का जो स्टार्टिंग में मेंबर बन रहा है, हाँ हो सकता है, लेकिन क्या उसका जो विटनेस है वो इलिटरेट हो सकता है? नहीं, ये बहुत काम का बात है। ठीक है। मेंबर इलिटरेट हो सकता है, सब्सक्राइबर इलिटरेट हो सकता है, और वो थंब इंप्रेशन देके भी काम कर सकता है, लेकिन जो उसका नॉमिनी बनेगा, नॉमिनी बोल रहे सॉरी, विटनेस बनेगा, वो इलिटरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अगर कोई सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो मतलब एक कंपनी तुम्हारी कंपनी का सब्सक्राइबर बन रहा है, तो सर उसका वो जो डायरेक्टर या ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया है वो आके साइन करेगा। अगर कोई सब्सक्राइबर तुम्हारा एलएलपी है तो उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर आके तुम्हारा साइन करेगा। ठीक है। जी सर। ये तो ज्ञान बागी लिए कुछ काम करना नहीं है। यहाँ पे बोला अगर ये जो मटेरियल इंफॉर्मेशन, अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में कोई जानकारी गलत बात लिखा गया, फॉल्स बात बोला गया, या कोई सच को छुपाया गया, अगर दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो सेक्शन 447 अट्रैक्ट हो जाएगा। सेक्शन 447 क्या होता है? जो लोग भी साइन कर रहे हैं उनका अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी।
सेक्शन 447 ये बोलता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगा पनिशमेंट के ऊपर, ठीक है। तो जो लोग भी उसका सब्सक्राइबर बने या डायरेक्टर या CS साइन किया है और बाद में वो निकला कि मेमोरेंडम आर्टिकल में वो बात गलत था, झूठ था, फ्रॉड था या कोई सच बात छुपाया गया है, तो जितने लोग वहां पे साइन किए वो सबके सब अनलिमिटेड लाइफ। हाँ, उनके ऊपर सेक्शन 447 अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है। और कंपनी का क्या होगा सर? कंपनी का क्या होगा? फाइन पेनल्टी लगेगा, कुछ पेनल्टी, फाइन पेनल्टी लगेगा, कंपनी पे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा, लेकिन सर बंद होने का नौबत लास्ट ऑप्शन होता है, इसलिए वो मत दो। हाँ, कंपनी को जो जब ये सब का प्रॉब्लम आएगा तो आपको एक रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा, मतलब आप अपने बात को कोर्ट में रखोगे, मतलब आपको भी अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाएगा और ट्राइब्यूनल आपके अगेंस्ट में एक्शन ले, मतलब ये मामला कोर्ट में जाएगा। यहाँ कोर्ट का मतलब क्या हो रहा है? ट्राइब्यूनल कौन सा? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, मतलब इनका अलग से कोर्ट होता है सर, ठीक है। ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर पास कर सकता है? जो उसको सही लगे। जैसे सर वो कंपनी पे पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम हुआ है, अगर मतलब बियॉन्ड द मेमोरेंडम गए और पब्लिक के अगेंस्ट में काम हुआ है, तो फिर जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनका डायरेक्टली लायबिलिटी बुक कर सकता है। कंपनी का नाम भी रजिस्टर से रिमूव कर सकता है, एक नाम पहले बोला था, ये लास्ट ऑप्शन होगा वाइंडिंग अप वगैरह। नाम हटाना मतलब सस्पेंड करना और वाइंडिंग अप करना मतलब बंदी कर देना। तो ट्राइब्यूनल को जो लगेगा वो उस हिसाब से ऑर्डर पास करेगा, लेकिन सबको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा, सबको अपना बात रखना। मेंबर्स का लायबिलिटी बुक कर सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी बोले ना अभी। हाँ, तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा ना कि ये मेंबर जानते बूझते यहाँ पे साइन किया, तो इसका अनलिमिटेड लायबिलिटी कौन डिसाइड करेगा बेटा? कोर्ट ना। लॉ में ये बोल दिया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, सेक्शन 447 अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन बेटा ये डिसीजन कौन लेगा? सेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। जी सर। अगला काम का टॉपिक आया प्रोसीडियर ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। सर मेमोरेंडम को अगर हमको बाद में बदलना है तो क्या करें? सबसे पहला बात तो मेमोरेंडम में कुछ भी बदलना है तो SR लगेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 3/4 मेजोरिटी तुम्हारे फेवर में होगा, तभी मेमोरेंडम को बदला जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ बोला नेम चेंज ऑफ द कंपनी, अगर एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी शैल बी अफेक्टेड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग, तो SR तो पास होगा ही, प्लस CG का अप्रूवल चाहिए, तभी कंपनी का नाम बदला जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगना या हटाने वाला नेम चेंज हो रहा है तो CG का अप्रूवल नहीं चाहिए, वो SR पास करने से ही हो जाएगा। मतलब खाली वो प्राइवेट लिमिटेड डिलीट करना या ऐड करने का बात हो रहा है केवल, तो फिर CG का अप्रूवल नहीं चाहिए। अदरवाइज तुम पहले पूरा नाम ही बदल रहे हो, रिलायंस लिमिटेड मान लो अब अंबानी लिमिटेड होने जा रहे हैं, तो पूरा नाम बदल रहे हैं, तो SR और CG का अप्रूवल दोनों चाहिए ही चाहिए। जैसे तुम्हारा नाम चेंज होगा ROC अपने रजिस्टर में तुम्हारा नाम बदल लेगा और तुमको नया फ्रेश सर्टिफिकेट दे देगा इनकॉर्पोरेशन का, नया नाम के साथ, ठीक है। अगर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है तो द ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम टू रिप्रेजेंट रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तुम अपना ऑफिस चेंज कर रहे हो, SR तो कंपलसरी है ही, प्लस यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है, ठीक है। लेकिन सर अगर विद इन द स्टेट चेंज हो रहा है तो तब CG का अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। जी सर। तो यानी से स्टेट बदले तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में ना बेटा हर स्टेट का एक ROC है, ठीक है ना, हर स्टेट का एक ROC है। ऐसे खाली 2 स्टेट है जिनका सिंगल ROC है, मतलब एक ही ROC है दोनों स्टेट का, वो है यूपी और उत्तराखंड, यूपी और UK,
और ऐसे 2 स्टेट हैं जिनके 2-2 आरओसी है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है ना? तो क्योंकि तुम्हारा आरओसी अगर स्टेट बदल रहा है तो आरओसी बदल रहा है, तो आरओसी बदल रहा है तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, वरना कभी कहीं फ्रॉड करके भाग गया तो। ठीक है? तो तुम्हारे को जब भी तुम्हारा स्टेट बदलेगा तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को तुम एप्लीकेशन दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट 60 डेज के अंदर तुमको बता देगा कि तुम बदल सकते हो कि नहीं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चेक करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे क्रेडिटर्स का कंसेंट मांगेगा तुमसे, डिबेंचर होल्डर का कंसेंट मांगेगा, अदर कोई आदमी जिससे कंपनी का कोई पैसा बनता है। अरे भैया अगर तुम स्टेट बदल लिए, वो क्रेडिटर लोगों को खबर ही नहीं है, यानी तुम तो भाग गए, अब वो तुमको कहाँ पकड़ता फिरेगा? तो उनका कंसेंट लेटर लेकर आओ, और तुमको सफिशिएंट प्रोविजन देना पड़ेगा कि तुम सारा लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दियो, या वो लोग तुमको अप्रूव कर दिए लाइबिलिटी वाले लोग। क्या ठीक है? बदल दो स्टेट। ठीक है? जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से तुमको अप्रूवल मिल जाएगा तब तुमको आरओसी को अपना मेमोरेंडम ऑल्ट्रेशन करके देना पड़ेगा। मेमोरेंडम तो बदलना पड़ेगा ना, मेमोरेंडम में क्लॉज है सर, सिचुएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है ना, उसके लिए एसआर लगेगा। तो एसआर का कॉपी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल का कॉपी दोनों में आरओसी को जमा कर दो, आरओसी तुम्हारा नया रजिस्टर्ड ऑफिस के हिसाब से तुमको अप्रूवल दे देगा। ठीक है? और दोनों स्टेट में तुमको जमा देना पड़ेगा ये कॉपी, जिस स्टेट को तुम छोड़ के जा रहे हो और जिस स्टेट में तुम नया ऑफिस खोल रहे हो। ठीक है ना? ताकि दोनों आरओसी को खबर रहे भाई तुमको नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसमें और कुछ काम का बात नहीं। अब आता है बहुत गजब बात, सर ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना है, पहले रबड़ का बिजनेस करते थे अब हटा रहे हैं, या नया स्टील का बिजनेस ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हाँ, लेकिन एक बात, जो भी तुम रिजोल्यूशन पास करोगे ना सर, उसका कॉपी न्यूज़पेपर में डालना, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, ताकि सबको बता रहे कि तुम अपना बिजनेस बढ़ाया है या घटाया। ठीक बात? ताकि अगर कोई शेयर होल्डर तुम्हारे साथ, देखो ये तुम एसआर पास किए, मान लो मेरा 80% शेयर होल्डर हाँ बोल दिया, एसआर पास हो गया, क्योंकि 75% चाहिए एसआर में, 3/4। सर जो लोग एग्री नहीं हुए 20%, उनका क्या करें? बोलो बोलो बोलो। जो लोग एग्री नहीं हुए उनका क्या? सर उनका पैसा वापस कीजिए और उनको शेयर होल्डर से रिलीज कर दो। तुम ये नहीं बोल सकते 80% मान गया तुम भाड़ में जाओ, तुमको नहीं मानना है, ऐसे नहीं होता ना। वो लोग जब पैसा दिए थे तब तो नहीं मानेगा तो वो शेयर होल्डर के पद से मतलब निकाल दिया जाएगा, उसको उसका पैसा लौटाया जाएगा आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और शेयर होल्डर का पोस्ट खाली कर देगा। मतलब शेयर होल्डर का पोस्ट क्या होता है, शेयर होल्डर का वो मतलब छोड़ देगा, होल्डिंग छोड़ देगा, शेयर्स। हाँ ठीक है? तुमको आरओसी को भी इसका कॉपी जमा देना पड़ेगा, आरओसी अपने वहाँ पे तुम्हारे को मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा और आरओसी को इसका कॉपी देना पड़ेगा। ठीक? मतलब सर यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं है कहीं पर, है ना? हाँ, यहाँ पे पहला दोनों क्लॉज में गवर्नमेंट अप्रूवल था, नेम और स्टेट क्लॉज में, लेकिन यहाँ पे नहीं है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑल्ट्रेशन, अब आज का लास्ट टॉपिक, रेस्ट्रिक्शन इन ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। क्या क्या चीज में ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते? सेक्शन 29 प्रोवाइडेड चेंज इन द नेम शैल नॉट बी अलाउड टू द कंपनी व्हिच हैज नॉट फाइल्ड इट्स एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी विद इन डिफॉल्टेड पीरियड ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट देयरऑन। तुम अगर कंपनी का एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की हो, या तुम्हारा कोई भी डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट देना बाकी है, या डिबेंचर का मैच्योरिटी का डेट आ गया, यानी तुम पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहे हो, या तुम अपना एनुअल रिटर्न फाइलिंग में डिफॉल्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग में डिफॉल्टर हो, तो तुमको नेम चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नहीं काम का बात है यहाँ पे। हाँ, जब ये नेम चेंज के लिए तुम एप्लीकेशन दोगे, उसका फॉर्म नंबर बताया और तुमको नया सर्टिफिकेट किस फॉर्म में मिलेगा। फॉर्म नंबर का लास्ट में हम आपको एक लिस्ट दे देगा, अभी फॉर्म नंबर याद करने का कोशिश मत करो। सर आर्टिकल्स को ऑल्टर करना तो क्या होगा, एक सिंपल रूल है, एसआर पास करना।
ठीक है। तुम्हारा जितना भी मेमोरेंडम का कॉपी है, पुराना नया, सब में वो चेंजेस तुमको अल्टरेशन डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जितना लोगों को तुम मेमोरेंडम का कॉपी इशू किए हो ना, वो सबसे कॉपी मंगवा के उनको नया कॉपी देना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, तुम्हारे पास जितना भी कॉपी पड़ा है सब में वो अल्टरेशन इंक्लूड करना पड़ेगा। और अगर वो मेमोरेंडम, कोई भी मेमोरेंडम आर्टिकल का कॉपी तुम्हारा रह गया ऐसा जिसमें वो चेंज को तुम नहीं लिखे हो, तो फिर तुम्हारे ऊपर फाइन है 1000 रुपीज फॉर एवरी कॉपी। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू मेंबर्स, सर ये मेमोरेंडम और आर्टिकल और जितना भी रिजोल्यूशन पास होगा सबका कॉपी मेंबर्स लोग को देना पड़ेगा। जिस दिन वो लोग मांगेगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर। मतलब अगर कोई आके तुम्हारा बोलता है ना कि हमको तुम्हारा मेमोरेंडम का कॉपी चाहिए, आर्टिकल का कॉपी चाहिए, या तुम ये रिजोल्यूशन पास किए हो कि नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तुम्हारे साथ, या कोई तुम्हारा शेयर होल्डर है, मेंबर है, तो उनको तुमको ये कॉपी देना पड़ेगा 7 दिन के अंदर। और अगर तुम नहीं देते हो तो 1000 रुपये ईच डे करके फाइन लगेगा, जो कि मैक्सिमम 1 लाख तक हो सकता है। मतलब 1000 रुपया पर डे और 1 लाख विटेबल दोगे। ये डॉक्यूमेंट तुम कैसे दोगे? सर फिजिकली भी दे सकते हो, कुरियर से भी भेज सकते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस से भी भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो, ईमेल से भी भेज सकते हो, लेकिन या तो ऑर्डिनरी पोस्ट से भी भेज सकते हो। मतलब सर कैसे भी दे सकते हैं, काम का बात नहीं है। हाँ, ये डॉक्यूमेंट पे साइन कौन करेगा? जब तुम कॉपी दोगे ना किसी को भी कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल या कोई रेजोल्यूशन का कॉपी, तो वो साइन होना चाहिए। कौन साइन करेगा भाई? की मैनेजरियल पर्सन। और अगर कंपनी में कोई की मैनेजरियल पर्सन नहीं है तो फिर कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ऑथराइज है। की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है? एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीएस, या तो इनमें से किसी का साइन। और अगर ये नहीं है तो ऑथराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ रोकेंगे। अपना ये जल्दी जल्दी ना 1-2 क्लास में कंपनी लॉ और थोड़ा कंप्लीट करके